नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का स्वागत है आईएएस लाइफस्टाइल डेली करंट अफेयर एनालिसिस में, जहां पे जो भी बच्चे यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनकी प्रिपरेशन करंट अफेयर की अच्छे से हो, उस हेतु से हम डेली बेस पे द हिंदू का हिंदी में एनालिसिस करते हैं। और सबसे कम टाइम में हम जितने भी महत्वपूर्ण टॉपिक होते हैं, एडिटोरियल होते हैं, न्यूज होते हैं, उसी की हम चर्चा करते हैं। जो भी बच्चे नए हैं उनके लिए इंफॉर्मेशन रिपीट कर देता हूँ। हमारा मंडे टू सैटरडे सेशन रहता है आफ्टरनून में, और संडे को थोड़ा आफ्टरनून खत्म होने के बाद लेट इवनिंग में सेशन रहता है। संडे का सेशन रहता है साइंस एंड टेक का सेशन, जिसमें जितनी भी साइंस रिलेटेड जितनी भी रिसर्च होती है उसकी हम डिस्कशन करते हैं। तो वो आपकी जीएस पेपर 3 के लिए भी बेहद महत्वपूर्ण है, और प्रीलिम्स में भी साइंस एंड टेक के लिए आपकी करंट अफेयर से जितनी भी महत्वपूर्ण चीजें पूछी जा सकती है उसका हम डिस्कशन करते हैं। यदि आप द हिंदू पीडीएफ फ्री में डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप हमारी टेलीग्राम चैनल है वो ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके टॉप पे एक लिंक पिन की गई है। उस लिंक को फॉलो करके आप डेली बेस पे द हिंदू पीडीएफ फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। और यदि आप द हिंदू रेगुलर पढ़ रहे हैं, ठीक है, और आपको समझ में ना आए तो आफ्टरनून सेशन में, मंडे टू सैटरडे आफ्टरनून सेशन में डेली करंट अफेयर एनालिसिस लेक्चर प्रोवाइड करवाया जाता है हमारी एकेडमी के द्वारा। और संडे को थोड़ा आफ्टरनून में पोस्टपोन रहता है शेड्यूल, तो इवनिंग टाइम पे डेली करंट अफेयर एनालिसिस लेक्चर प्रोवाइड करवाया जाता है। यदि आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किए तो आप कर सकते हैं। वहां पे जब कभी भी लेक्चर होगा तो उसका जो लिंक होगी वो वहां पे शेयर कर दी जाएगी, ताकि आपको पता चल जाए जब भी हो। या तो आप क्या कीजिए, यूट्यूब चैनल में जो चैनल आपने सब्सक्राइब किया है और बेल नोटिफिकेशन आपने ऑन किया हुआ, तब भी आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, तो आप जुड़ सकते हैं लाइव सेशन में। और यदि आप द हिंदू करंट अफेयर की प्रिपरेशन के साथ साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट पर से यूपीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर डाउनलोड कर सकते हैं www.islifestyle.com। वहां पे जाके आप प्रैक्टिस करने के लिए प्रीलिम्स और मेंस दोनों के आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मिल जाएंगे यूपीएससी के। तो आप वहां पे जाके डाउनलोड करके प्रैक्टिस कर सकते हैं, जिसमें प्रिपरेशन में आसानी होगी। बहुत ही जल्द मैं आपको कल या परसों ही अपना जीएस पेपर 3 की प्रिपरेशन कैसे करनी है उस पर मैं आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा प्रिपरेशन बेस, ताकि आपको पता चले जीएस पेपर 3 में कितने सब्जेक्ट आते हैं और प्रिपरेशन कैसे करनी है। तो देख लेते हैं जितनी भी महत्वपूर्ण बातें हैं वहां पे। देखिए, काफी सारे बच्चों का कहना था सर कि आप काफी सारी चीजें होती है, ठीक है, वो ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं देते, या तो कोई टॉपिक है वो आप स्किप कर देते। तो जो भी नए स्टूडेंट है उनके लिए मैं बता दूं, जो रेगुलर बेस पे स्टूडेंट जो डेली करंट अफेयर लेक्चर देखते हैं, ठीक है, वो अपनी अटेंडेंस देते हैं कमेंट बॉक्स में, अपना नाम और एरिया का नाम कमेंट करके। उनका क्या रहता है, जैसे मैंने आज कोई टॉपिक है आप देख लो, आज ये है जो कोरोना वायरस वैक्सीन को लेके मास्क के ऊपर टॉपिक है। यदि मैंने वो आज डिस्कस किया है इन डिटेल, ठीक है, और कल इसी के रिलेटेड बाकी इंफॉर्मेशन दी जाती है, तो मैंने आज जो इंफॉर्मेशन दी है उसको मैं कल रिपीट नहीं करता हूँ। रीजन क्या है, जो भी बच्चे रेगुलर करंट अफेयर के लेक्चर देखते हैं, ठीक है, उनको ऐसा ना लगे कि सर एक ही इंफॉर्मेशन बार बार दे रहे हैं। तो इसलिए मैं ट्राई करता हूँ जो मैंने ऑलरेडी इंफॉर्मेशन आपको दी थी तो उसको मैं बताता भी हूँ कि भाई इसका मैं सिर्फ इंट्रोडक्शन ही दे रहा हूँ, ठीक है। पढ़ना आपको है, वैसे भी आपको सब पढ़ना ही है। मैं आपको क्या करता हूँ, थोड़ा बहुत आइडिया दे देता हूँ कि यहाँ पे बात की क्या की जा रही है, या तो एग्जाम में किस पेपर में किस प्रकार से पूछा जा सकता है। तो वही हम इन डिटेल डिस्कशन करते हैं, और अपने कम समय में जितने भी महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन होती है हम उसका ही डिस्कशन करते हैं, ठीक है। जो अपने काम की न्यूज नहीं है, जैसे पॉलिटिकल न्यूज हो गई, या तो कोई ऐसी न्यूज हो गई कि जो न्यूज में तो है लेकिन अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू इतनी इंपॉर्टेंस नहीं है, तो उसको हम स्किप कर देते हैं। जो डिस्कशन मैंने आपसे ऑलरेडी करके रखी हुई होती, ठीक है, उसको भी स्किप कर देते हैं। मैं आपको बोल के करता हूँ, देखिए इसकी हमने डिस्कशन कर ली है तो इस पे ज्यादा डिस्कशन करेंगे नहीं, आपको पढ़ना होगा तो आप पढ़ लीजिएगा। तो उस प्रकार से मैं जितनी भी बातें होती है जो मैंने आपको बताई होती है, ठीक है, वो मैं आपको बोल देता हूँ। बाकी मैं आपको समझाने के लिए थोड़े बहुत फिगर और मैथ्स भी दिखाता हूँ, ताकि विजुअल इफेक्ट आपके माइंड में स्टोर हो, आप अच्छे से याद रख सके। तो सबसे पहले बात की जा रही है कोरोना वायरस में मास्क को लेके, ठीक है।
2-3 टर्म है वो सारी डिस्कशन कर लेते हैं, जो कि डिस्कस तो की गई है लेकिन फिर से आई है तो चर्चा में, तो बात कर लेते हैं। पहले आप याद रखिएगा, एक टर्म है, ये है एसिम्प्टोमेटिक इन्फेक्शन, ठीक है, ये क्या है उसकी बात करेंगे। दूसरा है जो अपनी हर्ड इम्यूनिटी पे, ठीक है, उसकी भी हमने डिस्कशन की है और आप सभी को पता ही होगा हर्ड इम्यूनिटी क्या है, तो उसका भी डिस्कशन कर लेंगे। तो सबसे महत्वपूर्ण बात याद रखें, आज सब लोग, जितने भी लोग हैं, आज काम पे जा रहे हैं लोग, सब्जी खरीदने के लिए जा रहे हैं, कहीं पे भी जा रहे हैं, तो कोरोना वायरस इन्फेक्शन होने के चांस ज्यादा है, ठीक है। ऐसा तो नहीं कोरोना वायरस चला गया है, अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है, अब आप फ्रीली जैसे कोरोना वायरस लॉकडाउन के पहले जैसे घूमते थे ऐसे ही घूमो, ऐसा तो है नहीं। तो यहाँ पे बताया क्या जा रहा है कि भाई आप जब कभी भी बाहर जाओ, ठीक है, अपने काम के लिए, दूसरों के काम के लिए, किसी भी काम के लिए, तो घर से बाहर निकलते ही आप मास्क पहनो, ठीक है, गवर्नमेंट भी ये बार बार बता रही है। तो इसी सिलसिले में मैंने आपसे एक इंफॉर्मेशन शेयर की थी कि यदि कोई दो इंसान है जो बिना मास्क के एक जगह में घूम रहे हैं, ठीक है, तो उस कंडीशन में वो बात करे कि ना करे, या हवा में भी कोई उससे पहले छींक या खांसी खा के गया हो, तो ऐसे पेशेंट के कोरोना इन्फेक्शन होने के चांस मोर देन 90 टू 80% है, ठीक है। दूसरा, अगर एक ने मास्क पहना है दूसरे ने नहीं पहना है, तो उस कंडीशन में भी मान लो कि भाई जिसने मास्क पहना है और उस एरिया से पास हो रहा है जहां पे कोरोना वायरस है, ठीक है, तब भी उसको 50% चांस है उसको कोरोना इन्फेक्शन हो, जिसने मास्क नहीं पहना है उससे कंपेरिजन में। मास्क पहना है तो वो चांस कम हो जाता है। और यदि दोनों लोग मास्क पहन के निकलते हैं, ठीक है, तो वो जो इन्फेक्शन स्प्रेडिंग होने के जो चांस है वो 10% पे आ जाते हैं। दूसरी चीज, हर्ड इम्यूनिटी समझिए, ठीक है। हर्ड इम्यूनिटी में कैसे है कि मान लो कि भाई मैं कहीं पे बाहर जा रहा हूँ किसी भी कारण बस पढ़ाने के लिए या सब्जी लेने के लिए, तो मैं मास्क पहन के जा रहा हूँ, ठीक है। अभी ऐसा नहीं है कि भाई मैं खाली ये मास्क पहन के चला जाऊं तो मुझे कोई भी, मुझे कोरोना वायरस है, ठीक है, वो छू नहीं सकता है, ऐसा नहीं है, ठीक है। कोरोना वायरस होते ही, जैसे आपने देखा होगा डॉक्टर सब पीपीई किट पहन के बैठते हैं, पूरा बॉडी को कवर कर रखते हैं, तब भी उनको कोरोना के इन्फेक्शन होने के चांस होते हैं। तो ऐसा नहीं होता कि भाई आपने मास्क पहन लिया यानी आप सुपर हीरो हो गए, अभी आपको कोरोना छू नहीं सकता। छू सकता है लेकिन कंपैरिजन कम रहेगी। मान लो कि हम परसेंटेज में बात करें तो बिना मास्क के आपको यदि कोरोना वायरस में जो भी वो मास रहेंगे, यानी जितने सारे वायरस रहेंगे वो आपके अंदर जाएंगे, तो यदि आपने मास्क पहना है तो वो कम मात्रा में अंदर जाएंगे। तो क्या होगा, यदि आप एडल्ट है, ठीक है, आप अभी युवा है और आपके अंदर थोड़े बहुत कोरोना वायरस के जो वायरस है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, एंटीजन है, बॉडी में एंटर हुए, तो आपकी इम्यूनिटी ही उसके साथ लड़के एंटीबॉडी क्रिएट करके उसको किल कर देगी। तो ये आपकी हर्ड इम्यूनिटी डेवलप करने में आपको उपयोगी होगी। तो ये सारी डिस्कशन हमने देखी हुई है। कहा क्या जा रहा है कि यदि सभी लोग यानी वॉलेंटरी, यानी किसी को दिखाने के लिए नहीं लेकिन सबके लिए, कि भाई मैं अपने रक्षण के लिए मास्क पहन रहा हूं, मैं किसी के कोई मुझे देख के पर्ची ना फाड़ दे, ठीक है, उस हिसाब से, या जो पेनल्टी रखी है गवर्नमेंट ने उसको बचाने के लिए मास्क नहीं पहन रहा हूं, मैं मास्क अपनी सेफ्टी के लिए और अपनी फैमिली के सेफ्टी के लिए पहन रहा हूं, तो मुझे अच्छे से पहनना है। आप ही देख सकते हैं यहाँ पे ये जो काका है, ठीक है, उन्होंने मास्क पहना है जिसमें नाक बाहर है, तो ये भी गलत है। इससे अच्छा है तो आप ना ही पहनो, ठीक है, क्योंकि पहनने के बाद भी मैं आपको बोल रहा हूँ इन्फेक्शन होने के चांस है, तो ऐसे पहनने से क्या फायदा है। नाक पूरा कवर हो जाए जैसे इस भाई साहब ने पहना है उस हिसाब से मास्क पहनो। दूसरा समझ लीजिए, एसिम्प्टोमेटिक इन्फेक्शन, यानी मान लो कि मैं बाहर गया और मुझे कोरोना वायरस इन्फेक्शन हो गया, हालांकि मुझे हुआ नहीं है, मैं मानने के लिए बोल रहा हूँ, ठीक है, और हुआ भी है तब भी आपको कोई टेंशन नहीं है, अपना सोशल डिस्टेंसिंग प्रॉपर है, मैं यहाँ पे हूँ और आप वहां पे। तो मान लो मुझे कोरोना वायरस का इन्फेक्शन लग गया लेकिन मेरे बॉडी में कोई भी सिम्टम्स नहीं दिखेंगे, यानी मुझे ना तो बुखार होगा, ना तो मुझे खांसी होगी, ना जुकाम होगा, ना छींक आएगी, कुछ भी नहीं, ठीक है, तो मैं इन्फेक्टेड हूं, मुझे कोई सिम्टम्स नहीं दिखा, तो मुझे एसिम्प्टोमिक बोलते हैं, यानी मेरे अंदर कोरोना वायरस है, ठीक है, लेकिन मुझे सिम्टम्स नहीं दिख रहे, तो मैं मस्त होके बिना मास्क पहन के, जैसे जो पब्लिक एरिया है, ठीक है, जहाँ पे पब्लिक मास पब्लिक अवेलेबल है, पूरा क्राउड है, तो वहां पे जाके मैं छींकू या कुछ भी करूं, या जैसे मुंह से थूकू, तो उस कंडीशन में मेरे अंदर है, ठीक है, लेकिन मेरे अंदर कोई सिम्टम्स नहीं है, लेकिन मैं दूसरों को क्या करूंगा, स्प्रेडिंग करूंगा। हमने कम्युनिटी जो ट्रांसमिशन था, ठीक है, उस स्टेज में बात की थी, कोरोना वायरस स्प्रेडिंग के भी 4 स्टेज थे, तब ये सारी डिटेल मैंने आपसे ऑलरेडी डिस्कस की हुई है। लेकिन हालांकि यहाँ पे बताया यही जा रहा है कि भाई मास्क पहन के जाना है तो कब तक जाना है, जैसे पूरी जिंदगी जाना है कि उससे पहले टाइम क्या है,
तो उसके अंदर हमारे नरेंद्र मोदी जी ने बताया कि भाई जब तक वैक्सीन नहीं आ जाती, जब तक मेडिसिन नहीं आ जाती, तब तक तो आपको मास्क पहनना होगा और जितना प्रिकॉशन आप लेते हैं, हैंड सैनिटाइज करना या प्रॉपर हैंड वॉश से हैंड वॉश करना, वो आपको करना पड़ेगा। ठीक है, तो यही सारी डिटेल यहाँ पे बताई गई है। ये सारे टॉपिक हमने डिस्कस किए हैं, एसिम्प्टोमेटिक, हर्ड इम्यूनिटी, इन्फेक्शन स्प्रेडिंग कैसे रोका जाए, ठीक है, सोशल डिस्टेंसिंग, बाकी सारी बातें तो हमने करके ही रखी हुई है। लेकिन यहाँ पे फिर से टॉपिक आ गया, तो जो नए बच्चे, ठीक है, उनको भी पता चल जाए ये सारी चीजें, इसलिए मैंने सिंपली एक्सप्लेन कर लिया। दूसरा आया है वाइल्ड लाइफ के ऊपर, कि जो वाइल्ड लाइफ है, ठीक है, जो भी एनिमल्स है, उसका जो पॉपुलेशन है वो 68% रिड्यूस हो गया है। ठीक है, डेटा किसने दिया है? वाइल्ड लाइफ, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड के द्वारा ये डेटा पब्लिश किया गया है। ठीक है, ऑथेंटिकेशन जब डेटा हो तो आपको जब कभी भी एनिमल पॉपुलेशन को लेके कोई भी क्वेश्चन आए तो आप लिख सकते हैं। एरिया देखें, 1970 से 2016 के बीच में बात की गई, और अमेरिका एंड कैरिबियन जो एरिया है, ठीक है, वहां पे वो रिड्यूस होके 94% हो गई। तो ये सारी चीजें याद रखें। इसके ऊपर से आपको क्वेश्चन क्या क्या पूछ सकते हैं और आप कहाँ कहाँ पे ये इंफॉर्मेशन लिख सकते हैं वो समझ लीजिए। सबसे पहले और महत्वपूर्ण है वो है कि भाई आपको रीजन पूछ ले, इसका रीजन क्या है, इतनी पॉपुलेशन डी ग्रो क्यों हो गई। ठीक है, तो आप जनरल थियोरेटिकल आंसर लिख सकते हैं और साथ में ये एग्जाम्पल के तहत ये सर्वे लिख सकते हैं, वो आपको उपयोगी होगा। दूसरा, भाई आप खुद देखो कि भाई जो भी IUCN लिस्ट में है, तो ऐसे कौन कौन से प्राणी है जो बिल्कुल विलुप्त हो गए, ठीक है, उसका पॉपुलेशन कम हो गया है, जो जिसकी प्रजाति पूरी नाश हो गई। ठीक है, ऐसा डेटा भी आप कलेक्ट करो। ऐसा भी पूछा जाता है GS पेपर 3 के अंदर और प्रीलिम्स में भी। सभी नहीं करना है, करंट अफेयर में जिस जिस का भी टॉपिक का रिपीटेशन हो, उस टॉपिक को पर्टिकुलरली टारगेट करके कंप्लीट कर लेना। दूसरा है ये अपने स्पेस में जो ग्रेविटेशनल लेंसेज है उसके ऊपर, तो ये बेस्ड टेलीस्कोप बेस्ड आप भी बोल सकते हैं। दूसरा यहाँ पे खाली क्या बताया गया है, मेन चीज वो मैं बता देता हूँ। मान लो लाइट यहाँ से पास हो रही है, जैसे ये लाइट है पास हो रही है, इसके बीच में यहाँ पे ऐसा मान लीजिए कि कोई भी स्टार है या ब्लैक होल टाइप है, ठीक है, तो इसका क्या रहता है, इसका मैग्नेटिक फील्ड रहता है। तो लाइट यहाँ से सीधे सीधे तो पास नहीं होगी, ठीक है, तो लाइट कैसे पास होती है, लाइट यहाँ से ऐसे ऐसे पास होगी। ठीक है, तो आपने ये हमने ऑलरेडी ये डिस्कस किया हुआ है पहले, और टेलीस्कोप में भी सेम कॉन्सेप्ट पे काम होता है। तो इसके पीछे का ऑब्जेक्ट है वो भी अपने को दिखेगा, जबकि वो यहाँ पे है, यहाँ पे होने के बावजूद क्यों दिखता है, उसका रीजन यही है क्या, भाई यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट रहेगा उसके आगे ब्लैक होल, स्टार, ऐसा कोई भी मैग्नेटिक फील्ड है, तो उसके कारण लाइट है वो सीधा सीधा नहीं आती है, वो ट्रांस होके आती है। तो यही चीज ग्रेविटेशनल लेंसिंग के बारे में बताई गई है। इन डिटेल प्रिपरेशन नहीं करना है। साइंस के स्टूडेंट को काफी सारे ऐसे टॉपिक रहते हैं जो नॉन साइंस बैकग्राउंड वाले स्टूडेंट के कंपेरिजन में पता होते हैं। अगर आप नॉन साइंस बैकग्राउंड से, तो आप इन डिटेल भी देख सकते हैं। ध्यान रखना होगा, जो ऐसे टर्म रहते हैं ना, वो प्रीलिम्स में सीधे पूछे जा सकते हैं। हालांकि इस पे मेंस में कोई बड़ा क्वेश्चन आए ऐसे चांस कम रहते हैं। आज मैं जो आपसे डिस्कस करने वाला हूँ वो है जो हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल है उसके बारे में। ठीक है, जो DRDO ने क्या किया है, डेवलप किया है। जैसे आपको मैंने बताया था कि उसकी स्पीड जो है वो अपने आवाज की जो स्पीड है, ठीक है, उसमें कंपैरिजन दिया जाता है। पहले समझ लीजिए क्रूज मिसाइल की बात हो रही है। क्रूज क्या है, तो इसमें दो टाइप है, एक है क्रूज मिसाइल, दूसरा है बैलिस्टिक मिसाइल। तो ये भी कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ। क्रूज मिसाइल यानी क्या, यानी मान लो यहाँ से मिसाइल छूटी है तो ये सीधा अपना टारगेट देख लेगी, टारगेट सेट कर देगी और फिर क्या करेगी, सीधा यहाँ से सीधा सीधा ही जाएगी। ठीक है, और दूसरा होता है बैलिस्टिक टाइप मिसाइल। वो क्या करती है, वो अपने एरिया से ऐसे परपेंडिकुलर ऐसा कर्व बनाती है, फिर एरिया पे जो टारगेट है वहां पे गिरती है। तो ये क्या हो गया, ये दो दो टाइप हो गए मिसाइल्स के, वो आपको याद रखने होंगे। क्रूज है जो सीधा लॉन्च होकर अपने टारगेट पे सीधा जा सकती है, दूसरा बैलिस्टिक जो पूरा कर्व बना के जाएगी। ठीक है, तो ये दो टाइप है। दूसरा जैसे स्पीड के हिसाब से हाइपरसोनिक, सुपरसोनिक ऐसी आएगी, तो इसका भी डेटा देख लेना, हाइपरसोनिक किसको कहते हैं, सुपरसोनिक किसको कहते हैं, वो भी आपको पता होना चाहिए। फिर आएंगे ये स्पीड के अंदर एक सिंपल पहले जो इस्तेमाल होता था इंजन, वो था रामजेट इंजन, और इसमें जो हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल बनाएगी इसमें है स्क्रैमजेट इंजन। तो इसकी मैं आपसे डिस्कशन करने वाला हूँ। महत्वपूर्ण टॉपिक ही डिस्कस करेंगे, बाकी आप देख लीजिएगा। क्वेश्चन किस प्रकार से आ सकता है वो कहना मुश्किल है, लेकिन आपको सारी टर्म पता होने चाहिए। जैसे अग्नि मिसाइल से आपको पता होनी चाहिए, ब्रह्मोस मिसाइल पता होनी चाहिए,
ठीक है, कौन किस टाइप में आती है वो भी आपको पता होना चाहिए, कौन बैलिस्टिक है, कौन क्रूज मिसाइल है। अब मेनली समझ लीजिए जो टर्म है, जो स्क्रैमजेट इंजन है उसमें, स्क्रैमजेट इंजन में क्या रहता है, जैसे हवा का इनलेट रहेगा, ठीक है, वहां से प्रेशराइज हवा जो रहेगी वो जाएगी फ्यूल चैम्बर में। फ्यूल में कौन सा फ्यूल होता है, इथिलीन फ्यूल इस्तेमाल होता है, तो उसका मिक्सचर होता है। उसके बाद वाला चैम्बर होती है, वहां पे फायर चैम्बर रहता है। तो वहां पे क्या होता है, वहां पे वो जो भी फ्यूल मिक्स एयर है, ठीक है, फ्रेश एयर है, वो क्या होगी वहां पे वो जलेगी, ठीक है। उसके पीछे से वो जैसे रॉकेट के पीछे से धुआं निकलता है ना, वैसे आग उगलेगा, जिससे क्या होती है, ये जो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये जो मैं बात कर रहा हूँ, फ्रेश एयर यहाँ से एंटर होगी, ये जो टॉप पार्ट है वहां से एंटर होगी, बीच में यहाँ पे फ्यूल एरिया रहेगा, वहां पे मिक्स होगा, और यहाँ से वो नीचे से वो एग्जिट होगा, तो यहाँ से मिसाइल सीधा जाके अपने टारगेट को उड़ा देगी, ठीक है। तो यही समझाने के लिए अपने पास मैप है। याद रखें, रामजेट मॉडल से एडवांस मॉडल है स्क्रैमजेट, दोनों का वर्किंग प्रिंसिपल सेम ही है, मेन डिफरेंस है जो स्पीड है उसमें, आप सीधा सीधा समझ सकते हैं। तो पहला जो होता है उसको बोलते हैं कंप्रेशन चेम्बर, जहां से क्या होता है कि जो फ्रेश एयर होगी वो इनलेट होगी यहाँ से, फिर यहाँ से वो जो कंप्रेस एयर होगी फ्रेश एयर वो जाएगी फ्यूल चेम्बर में, वहां से वो फ्यूल के साथ क्या होगी, बाइंड होगी, और ये अपना जो नोजल एरिया है, ठीक है, पीछे का एरिया जहाँ से फिर हम आग देखते हैं, तो उस एरिया में आग लगी होगी, ठीक है। तो ये जो फ्यूल मिक्स एयर होगी, जो कंबशन सेशन से आगे बढ़ के फ्यूल में आग लगेगी, तो यहाँ से प्रेशर क्रिएट करेगी, और इससे क्या होगा, प्रेशर यहाँ से ऐसे जाएगा, तो ये जो आप देख सकते हैं मिसाइल है वो यहाँ से आगे बढ़ेगी। डिफरेंस होता है स्पीड के ऊपर, तो आपको याद रखना होगा, ठीक है, सिंपल है। रामजेट इंजन में भी सेम मैकेनिज्म है, स्क्रैमजेट इंजन में भी सेम मैकेनिज्म है, लेकिन पावर में फर्क है, तो स्पीड में भी फर्क आता है। आप याद रखेगा, जो रामजेट इंजन है उससे एडवांस है स्क्रैमजेट इंजन, ठीक है, उसकी स्पीड ज्यादा होती है। मेनली जो आपको पता होना चाहिए वो यही सारी चीजें है। एक तो क्रूज मिसाइल और बैलिस्टिक मिसाइल में क्या डिफरेंस है, हाइपरसोनिक सुपरसोनिक में जो स्पीड की डिफरेंस है वो क्या है, वो आपको पता होना चाहिए। और मैं आपसे डिस्कशन करता हूँ थ्रोम्बोसिस टॉपिक के ऊपर। तो साइंस में भी जैसे अभी दो पार्ट हो जाते हैं, जो भी नॉन साइंस स्टूडेंट है उनके लिए भी इंपॉर्टेंस है, और जो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से उनको भी थ्रोम्बोसिस नहीं पता होता है। तो सिंपली मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, यहाँ पे दो चीजें आपको पता होनी चाहिए, मैं दोनों कवर करता हूँ। एक तो ये भी कवर कर लेंगे, जो कि अपने जो वेन है, ठीक है, वेन यानी जो जहां से अपनी बॉडी में खून बहता है, यानी आप आर्टरी वेन की जो बात है, यहाँ पे वेन की बात हो रही है, ठीक है, जहां से ब्लड अपना बहता है। पहले समझ लीजिए ब्लड क्लोटिंग क्या होता है, थ्रोम्बोसिस प्रोसेस में क्या होता है, खून का जो जमना होता है, ठीक है, जो खून गाढ़ा हो जाता है, जम जाता है, उसको थ्रोम्बोसिस कहते हैं। पहले ये फायदेमंद है बॉडी के लिए, ये बॉडी की एक मैकेनिज्म है जिससे खून बहने से रुकता है बॉडी में। मान लो आपको, आपने देखा भी होगा कि भाई आपके पैरों में या हाथों में कहीं पे भी कभी कोई घाव हो जाए और ब्लड निकले, ठीक है, आप उसको दबा के रखो तो वो खून बहना बंद हो जाता है, ठीक है। तो उसका रीजन क्या है, उसका रीजन है थ्रोम्बोसिस, ब्लड क्लोटिंग। उससे क्या होता है, जो एक्सेस ब्लड होता है वो अपनी बॉडी से क्या नहीं हो जाता है, रिमूव नहीं हो जाता है, ठीक है, जिसकी बॉडी में ब्लड की कमी नहीं हो जाती। अगर कमी हो जाए तो हाँ, आपने देखा होगा खून की बोतलें चढ़ाई जाती है, ठीक है। तो वो ना हो जाए इसलिए मैकेनिज्म है, लेकिन यहाँ पे अपने को ये थ्योरी नहीं है, यहाँ पे जो बताई गई है वो बताई गई वेम में थ्रोम्बोसिस, यानी कहना क्या चाहते हैं, यानी यहाँ पे स्पेशली लेग्स के बारे में बताया गया है, तो उसका मैं समझा देता हूँ। पहले जो नॉन साइंस बैकग्राउंड है उनको पता होगा कि अपनी बॉडी में जो ब्लड है, खून है, ठीक है, वो पंप किसके द्वारा होता है, हार्ट के द्वारा। हार्ट पंप करके अपनी बॉडी में सर से लेके पांव तक ब्लड क्या करता है, सप्लाई करता है। फिर वेन के द्वारा वो सारा ब्लड पैरों से होके फिर से हार्ट में जाता है, ठीक है, ये नॉर्मल कंडीशन है। अब मान लो वो जिस भी पेसेज, इतना स्पेसेज, आप मान लो कि आपकी वेन है, इसमें इतना स्पेसेज है, ये कैपिलरी की बात हो रही है, यानी एकदम स्मॉल, यानी अपने बालों के जितना डायमीटर, 6 माइक्रोन टाइप, ठीक है, इतना स्पेसेस होता है, इतनी ब्लॉक वेन जिसको कैपिलरीज बोलते हैं, ठीक है। आप डॉक्टर जो भी होंगे वो समझ सकते हैं, नॉन साइंस बैकग्राउंड में जो इंजीनियर स्टूडेंट है उनके लिए मैं डिटेल में बनूँ। मान लो कि भाई पहले इतना पासेज था जहां से खून बह रहा था आराम से, ठीक है, बिना कोई दिक्कत से यहाँ से खून बह रहा है, यहाँ से इतना आसानी से खून क्या हो रहा है, वेन में बह रहा है, ठीक है, कोई टेंशन नहीं। अब मान लो यहाँ पे इतना क्लोट हो जाए, एक साइड पे यहाँ पे इतना क्या हो जाए, क्लोट हो जाए, तो यहाँ से अब पहले इतना एरिया में होता था, ठीक है, फिर क्या होता, इतना एरिया बच गया, फिर क्या होगा, ये बढ़ जाए, मान लो इससे और बढ़ जाए और इतना ब्लॉक हो जाए, ठीक है, तो अभी क्या होगा, इतनी जगह बची, ठीक है, जहां से ब्लड जा सकता है। तो
हार्ट को यहाँ से इतने साइड से ब्लड पास करने के लिए ज्यादा प्रेशर लगता है, ठीक है। तो उससे क्या होता है, अपना जो प्रेशर है बढ़ जाता है। आपने हाइपरटेंशन वाले जो पेशेंट देखे होंगे उसमें यही फिनोमिना रहता है। मैं आपको फिगर देख के समझाता हूँ तो और समझने में आसानी होगी, ठीक है। फिर भी कुछ ना समझ में आए तो आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, मैं फिर से एक्सप्लेन कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। ये अपने पैरों की वेन है, ठीक है, आप देख सकते हैं। तो ये नॉर्मल कंडीशन है, देख सकते हैं नॉर्मल है, यानी आराम से खून बह रहा है, कोई टेंशन नहीं है। फिर ये कंडीशन दिखाई गई है थ्रोम्बोसिस वाली, डीप वेन में थ्रोम्बोसिस मतलब कि ब्लड क्लॉट हो गया इस एरिया में, वेन में, ठीक है। तो इतना पार्ट क्या हो गया, इतना पार्ट जो है वो ब्लॉक हो गया। तो अब आप देख सकते हैं आधे से भी ज्यादा पार्ट है वो ब्लॉक हो गया। अभी इतने से ही एरिया से ब्लड जाएगा, ठीक है। तो आप खुद ही समझ सकते हैं कि भाई मान लो पानी की पाइप है, वहां पे पहले इतना पूरा एरिया था तो पानी आराम से जाएगा, ठीक है। फिर इतना एरिया ब्लॉक हो जाए, इतना पानी है तो पानी की भी जाने के लिए क्या, यहाँ से ज्यादा जाने के लिए भी प्रेशर देना होगा, ठीक है। और ये यहाँ पे एक जगह पे जमा हुआ है, ठीक है। ये अगर घूमने लगे तो एम्बियोसिस है, तो वो भी आप याद रखेगा। मेनली आपको डॉक्टर नहीं बनना है, लेकिन जो चीजें है वो समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ ताकि समझ जाए, क्योंकि काफी सारे ऐसे नॉन साइंस बैकग्राउंड वाले स्टूडेंट है और इंजीनियरिंग भी स्टूडेंट है जो सीधे से कुछ बातें ना भी समझे। तो बताया क्या जा रहा है कि लो कॉस्ट डिवाइस बनाई गई है ऐसे जो डीप थ्रोम्बोसिस होते हैं उनके लिए। तो ये पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है, इंफॉर्मेशन है। तो आप पढ़िएगा तो आपको पता चल जाएगी, जो थ्योरी आपको पता होनी चाहिए वो मैंने आपसे डिस्कस कर लिया। यहाँ से आगे बात करूँ आज, तो जैसे कि आप सभी को तो पता भी है, अपनी अटेंडेंस देना दे दीजिएगा, नाम और आप किस एरिया से वो बता दीजिएगा। और यदि आपने अभी भी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किए, ठीक है, तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, जिससे आपको जब कभी भी करंट अफेयर लेक्चर हो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो डिस्कस कर लेते हैं थर्ड फेज के जो वैक्सीन के जो ट्रायल है उसके बारे में। तो उसके पहले हमने ऑलरेडी डिस्कस करके रखा हुआ है, यूनिवर्सिटी ऑक्सफोर्ड और एस्ट्राजेनेका के द्वारा मिलके जो कोरोना वायरस वैक्सीन बनाई जा रही है, ठीक है, जिसका ट्रायल चल रहा था, नाम देख लीजिएगा, ये उसका नाम है। तो उसका मास प्रोडक्शन इंडिया में सीरम इंस्टीट्यूट के द्वारा किया जा रहा था, तो उसको मास जो प्रोडक्शन है उसको रोका गया। रीजन क्या था, रीजन यही था कि भाई अभी भी वो सेफ्टी डेटा जो फेज 3 में क्लिनिकल ट्रायल में करते वो रिसर्च हो रहे हैं। और रीजन क्या दिया था मास पब्लिक रोकने का, मास प्रोडक्शन है वो रोकने का, कि भाई मान लो कि भाई हम मास प्रोडक्शन कर दे, ठीक है, मार्केट में डिमांड तो है ही वैक्सीन की, और हम सप्लाई भी शुरू कर दे मार्केट में, और बाद में हमें कोई साइड इफेक्ट पता चले, ठीक है, तो उसके वजह से क्या होगा कि भाई जो भी कोई लोगों को इन्फेक्शन होगा या कोई साइड इफेक्ट होगी तो उसको कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा, उससे ज्यादा मुश्किल होगा मार्केट से वैक्सीन को वापस लाना, ठीक है। तो कोई गलती ना हो जाए, कोई चूक ना हो जाए, इसलिए जो फेज 3 है उसमें और डेटा रिसर्च किया जा रहा है, ताकि कोई भी जो एरर है, ठीक है, वो चूक ना हो जाए और अच्छे से सारे डेटा पे फोकस करके काम किया जाए। लोगों की सेफ्टी को सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण दिया गया है यहाँ पे। तो यही सारी चीजें बताई गई है। और अभी ये इन्फॉर्मेशन बताई गई थी कि जो रोका गया था, ठीक है, तो उसको मैन्युफैक्चरिंग को तो रोका गया है, लेकिन जो सेफ्टी डेटा है उस पर काम हो रहा है, ताकि जितना भी जल्दी हो उतना जल्दी अपने पास वैक्सीन अवेलेबल हो जाए। तो यही सारी इन्फॉर्मेशन थी, ठीक है। संडे में साइंस के टॉपिक ज्यादा रहते हैं, जो साइंस इन टेक टॉपिक के लिए महत्वपूर्ण रहते हैं, इसलिए संडे का सेशन महत्वपूर्ण रहता है, जो हम इवनिंग टाइम में मैं कवर करता हूँ। तो आप याद रखिए, मंडे टू सैटरडे आफ्टरनून और संडे को इवनिंग टाइम पे डेली करंट अफेयर एनालिसिस लेक्चर प्रोवाइड करवाए जाएंगे। यदि आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किए तो कृपया आप कर लीजिएगा, वहां पे आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो बस आपसे विदाई लेने का समय आ गया है। जय हिंद, वंदे मातरम।